नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फार्मेसी ज्ञान चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर 1। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं। पहला हमारा है इंट्रोडक्शन, दूसरा रहेगा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, तीसरा है वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ, उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, फिर उसके बाद है हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद है नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, उसके बाद है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, उसके बाद है नेशनल हेल्थ मिशन, उसके आगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, फिर अपना 10वां पॉइंट रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, फिर अपना 11 पॉइंट रहेगा या 5P डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन गोल क्या होते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इन सब टॉपिक को कवर करना। पहला अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन। देख लीजिए इंट्रोडक्शन क्या होता है सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी सोशल फार्मेसी यह समझाती है कि फार्मेसी प्रैक्टिस केवल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग देना और मरीज को दवा के बारे में सलाह देना ही नहीं है। मतलब किसी भी पेशेंट को आप जो भी दवा डॉक्टर लिख रहा है उस दवा को दे देना, बस इतना यहाँ तक कि सीमित नहीं है। सोशल फार्मेसी क्या होती है, उसके अंदर क्या सोशल एक्टिविटी, यानी जो समाज में जो एक्टिविटी हो रही हैं उस एक्टिविटी जिसमें फार्मासिस्ट और जनरल पॉपुलेशन दोनों शामिल होते हैं। प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी का अर्थ है फार्मेसी से जुड़ी हुई सभी प्रोफेशनल एक्टिविटी, जो भी फार्मेसी से जुड़ा हुआ प्रोफेशनल एक्टिविटी है वो सबसे मतलब क्या होता है अपना सोशल फार्मेसी से। ठीक, आगे है पहले फार्मेसी सिर्फ दवा देने तक सीमित माना जाता था, लेकिन सोशल फार्मेसी यह बताती है कि फार्मासिस्ट का रोल समाज से सीधा जुड़ा होता है। इसमें मरीज का व्यवहार, समाज की सोच, दवा का सही उपयोग, उसके प्रभावी सभी शामिल होते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि सोशल फार्मेसी यह बताती है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो समाज से यानी लोगों से जुड़ा हुआ होता है, और वह जो लोग होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनका व्यवहार बताएगा, समाज क्या सोच रखती है वो पता चलेगा, और दवा का सही उपयोग करना इसको पता चलेगा, और साथ ही जो उसके प्रभाव होने वाले हैं वो सभी वो लोगों को बताएगा। ठीक, डिफिनीशन देख लीजिए सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी को एक ऐसी साइंस या विज्ञान कहा जाता है फार्मेसी प्रोफेशन के सोशल एस्पेक्ट, यानी सोशल एस्पेक्ट मतलब सामाजिक पहलुओं को समझाती हैं। जैसे यह सब्जेक्ट मेडिसिन दवा को कार्य, यानी यह सब्जेक्ट क्या कहते हैं मेडिसिन यानी दवाओं को कार्य को, सोशल पर्सपेक्टिव सामाजिक दृष्टिकोण को, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, और ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव और मानवीय दृष्टिकोण को समझाता है। ठीक, इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है। सोशल फार्मेसी यह सिखाती है कि दवा समाज में कैसे इस्तेमाल होती है, लोग दवा को कैसे समझते हैं, और फार्मासिस्ट समाज की हेल्थ में कैसा योगदान देता है। ठीक, यह सोशल फार्मेसी का अर्थ होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। आगे देखते हैं सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। फार्मेसी का फंडामेंटल नॉलेज, मूल ज्ञान जो अधिकार होता है, ऐतिहासिक रूप से निम्न सब्जेक्ट पर आधारित है। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, दवाओं की केमिकल नेचर देखा जाता है। बायोकेमिस्ट्री में शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो देखा जाता है। फिजिक्स में डोजेज फॉर्म और ड्रग डिलीवरी देखी जाती है। फिजियोलॉजी में शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग देखी जाती है। ठीक, इसके आगे है एक फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल स्किल का आधार है ड्रग यानी दवाओं और उनके इफेक्ट को समझना। जो भी फार्मासिस्ट है वो उसका क्या काम है कि दवाओं और उसके इफेक्ट को अच्छे से समझना। फार्मासिस्ट का काम केवल लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो फैमिलीज यानी परिवारों, ऑर्गेनाइजेशन जो भी संस्थान होते हैं, हेल्थ सिस्टम जो होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। यानी फार्मासिस्ट का काम सिर्फ लेबोरेटरी तक नहीं है, परिवारों से, संस्थानों से, और जो भी हेल्थ सिस्टम, जो भी स्वास्थ्य प्रणालियों हैं उससे जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक, अलग अलग नेशन और कल्चरल बैकग्राउंड में फार्मेसी प्रैक्टिस अलग होती है, जिसे सोशल फार्मेसी कहते हैं। ठीक, यानी अलग अलग देशों में और अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो भी फार्मेसी की प्रैक्टिस होती है वो अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकती है, जिसे हम सोशल फार्मेसी समझाती है। ठीक, आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। पहला, रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है उस प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना मतलब उसको देखना, अच्छे से उसको समझना। देखिए प्रिस्क्रिप्शन का अर्थ है डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा की सूची। ठीक, जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। फार्मासिस्ट का यह काम है कि यह जांचना कि प्रिस्क्रिप्शन सही है, पूरी है या सेफ है। फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन को प्रोफेशनली एवेलुएट और हैंडल करना चाहिए, मतलब वेल ट्रेंड हो उसको हैंडल करने में, उसको पढ़ने में, उसको जांचने में, उसको समझने में। ठीक, अगला अपना है क्या रोल है फार्मासिस्ट का। आगे रोल है डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन। जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको क्या करना है, डिस्पेंस, यानी जो भी प्रिस्क्रिप्शन दवा है उसको डिस्पेंस करना, सही तरीके से दवा को देना है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से दी जाती है, उसको देना है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मतलब OTC, ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी ऐसी मेडिसिन जिसको लेने के लिए किसी डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होती, ऐसी मेडिसिन को हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। ठीक,
और आगे क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार, जो हमारा 1948 में बना हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके अनुसार फार्मासिस्ट को दवा बहुत सावधानीपूर्वक देनी चाहिए। ठीक, जो भी फार्मासिस्ट है उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार दवा को वितरण करना चाहिए, यदि दवा को डिस्पेंस करना चाहिए। अगला अपना है प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग ना, जो पेशेंट काउंसलिंग उसको प्रोवाइड करना। पेशेंट काउंसलिंग मतलब जो भी पेशेंट आ रहे हैं आपके पास दवा लेने के लिए, उनको आप काउंसलिंग करेंगे, मतलब कहने का मतलब उनके बारे में आप अच्छे से जानेंगे, उनका उम्र कितना है, उनका एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, ये सब चीज़ें उनको आपको पता होना चाहिए। देखिए, पेशेंट काउंसलिंग का अर्थ है मरीज को दवा के बारे में सही जानकारी देना, और साथ ही फार्मासिस्ट को बताना चाहिए कि दवा कैसी लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। फार्मासिस्ट को उनकी मेडिकल कंडीशन, यानी जो भी आपको बीमारी है, ठीक, इसके बारे में आपको उस फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। यानी जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज हैं, उनकी मेडिकल कंडीशन और दवा के इफेक्ट के बारे में इवैल्यूएट करता है, यानी ये सब चीज़ें क्या हो, फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। और किससे पता करेगा, उसी जो भी आएगा मरीज, उस मरीज से, ठीक, उससे बात करेगा, उससे पूछेगा, इसी को बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग। क्लियर। अगला है हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजमेंट। और क्या रोल हो सकता है, हॉस्पिटल फार्मेसी में मैनेजमेंट करना, यानी जो हॉस्पिटल में जो अपने फार्मेसी चलता है उसको मैनेजमेंट करने का काम हो सकता है। हॉस्पिटल में फार्मेसी सिस्टम को मैनेज करता है, इसमें मेडिकेशन डिलीवरी सिस्टम शामिल होता है, जिसमें मरीज को सही समय पर दवाई दी जा सकती है, यानी दवा दी जाती है। ठीक। अगला है एक्सपर्टीज ऑन मेडिकेशन। एक्सपर्टीज का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, यानी डॉक्टर और नर्स को दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए फार्मासिस्ट को एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, यानी फार्मासिस्ट से एक्सपर्ट, क्योंकि फार्मासिस्ट को क्या बोलते हैं, DRX मतलब होता है ड्रग एक्सपर्ट, यानी दवाओं के बारे में अच्छी नॉलेज रखने वाला, उसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो जो डॉक्टर होंगे और नर्स होंगे, उनको क्या फार्मासिस्ट से क्या लेना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, किसके बारे में, दवाओं के सुरक्षित प्रभावी उपयोग के लिए। ठीक। आगे है देखो प्रोफिशिएंसी इन फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब जहाँ पे दवा बनती है, जिस फार्म में बनती है, उसमें क्या फार्मासिस्ट का योगदान हो सकता है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का अर्थ है दवा का डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म मतलब जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ये सब। फार्मासिस्ट को दवा के प्रॉपर्टी, टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज समझने में सक्षम होना चाहिए, यानी जो भी दवा है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका कौन सा टाइप है, एडवांटेज क्या होगा और इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ये सब समझने में फार्मासिस्ट सक्षम होना चाहिए। ठीक। आगे है डिलीवर हेल्थ केयर प्रोग्राम। फार्मासिस्ट को विभिन्न हेल्थ इनिशिएटिव, स्वास्थ्य कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जैसे मेडिसिन एजुकेशन, डिजीज अवेयरनेस, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन की जानकारी। ठीक, ये सब चीज़ें फार्मासिस्ट को समय समय पर क्या प्रोग्राम करने चाहिए। ठीक। और क्या रोल हो सकता है, रिकॉर्डिंग इंसिडेंट ऑफ डिजीज इन देयर कम्युनिटी। जो भी फार्मासिस्ट हो अपने एरिया में फैलने वाली बीमारी, यानी ऐसी बीमारी जो तो आपके एरिया में, जो आपके समुदाय में फैल रही है, ऐसी बीमारी को रिकॉर्ड रखना चाहिए, या पब्लिक हेल्थ प्लानिंग में मदद करता है। ठीक, यानी लोगों की जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करने में मदद करता है। अगला है आइडेंटिफाई एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ड्रग। जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जो यानी जो साइड इफेक्ट हैं, उनको, दवा को निगेटिव या साइड इफेक्ट को फार्मासिस्ट को मरीज से दिखाई देने वाली किसी भी एडवर्स रिएक्शन को पहचानना चाहिए और प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। कोई भी एडवर्स रिएक्शन है तो उस पर उसको निदान के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको यूज करनी चाहिए। ठीक। आगे हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी जो भी हेल्थ है उसके कंसेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। देखिए, हेल्थ स्वास्थ्य का केवल बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से ठीक होना है। सोशल फार्मेसी में हेल्थ को एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी समग्र अवधारणा के रूप में समझाया जाता है। ठीक। जो भी सोशल फार्मेसी में हेल्थ को कैसे समझाया जाता है, एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी समग्र अवधारणा के रूप में समझाया जाता है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में देख लीजिए, हम एक डायग्राम में बनाए हुए हैं। इसमें क्या है, जैसे मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है एंड सोशल हेल्थ है, ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं अपने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक। WHO का डिफिनेशन क्या कहता है हेल्थ के अनुसार, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। हेल्थी करें कि हेल्थी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग में हो, सिर्फ डिजीज या इन्फर्मिटी, कमजोरी, बीमारी का अनुपस्थिति का स्वास्थ्य न माना जाए। यानी अगर उसको बीमारी नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो स्वस्थ है, जब तक वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल फिट न हो। ठीक। करें फिजिकल वेलबींग का अर्थ है शरीर का ठीक तरह से काम करना। मेंटल वेलबींग का अर्थ है शरीर मानसिक संतुलन और तनाव से मुक्त हो। सोशल वेलबींग का मतलब है समाज में अच्छे संबंध और सामंजस्य की संभावना हो। इसके साथ ही WHO ने यह भी जोड़ा है कि स्वस्थ की स्थिति व्यक्ति की ट्रूथफुल सोशल इकोनॉमिकल लाइफ, यानी उपयोगी सामाजिक और आर्थिक जीवन जीने में सक्षम हो, यानी उसके पास पैसे की, ये सब तनाव की सब दिक्कत ना हो। ठीक।
एग्जाम पॉइंट से आप समझ लीजिए, हेल्दी पर्सन वह नहीं है जिसको केवल बीमारी नहीं है। अगर किसी को बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। उसको हेल्दी तब माना जाएगा जब वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग प्लस अब्सेंस ऑफ डिजीज हो, साथ में उसको कोई डिजीज ना हो, यानी फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो, तब उसको हम मानेंगे कि वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। ठीक, आगे है वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अलग अलग डायमेंशन है हेल्थ के, जैसे सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। 4 डायमेंशन है, देखिए एक एक करके हम देखेंगे। पहला फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ यानी शारीरिक संरचना और फिजिकल इंटीग्रिटी, शारीरिक पूर्णता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि शरीर की स्ट्रक्चर और फंक्शन कार्य दोनों सही हैं। फिजिकल हेल्थ मतलब शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो यानी जो आपका शरीर जिस तरीके से बना हुआ है, जो भी काम होता है शरीर का, बॉडी के, जैसे किडनी का काम है फिल्टर करना, ब्लड का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये सब चीज़ें अगर अच्छे से काम कर रही हैं तो हम कहेंगे उसका फिजिकल हेल्थ ठीक है। सभी बॉडी ऑर्गन, शरीर के जो अंग हैं ऑटोनॉमिकली संरचनात्मक फिजियोलॉजी यानी कार्य रूप में नॉर्मल स्थिति में हो, यानी अच्छे से वो काम कर रहे हों। उसके बाद कह रहे हैं कि शरीर के विभिन्न ऑर्गन सिस्टम के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, यानी तालमेल होना चाहिए ताकि पूरा शरीर ऑप्टिमली फंक्शन कर सके, यानी पूरा शरीर जिससे अच्छे से काम कर सके। ऐसे भी समझ सकते हैं, जब शरीर के सभी अंग सही तरीके से मिलकर काम करते हैं तब फिजिकल हेल्थ अच्छी मानी जाती है। ठीक, आगे है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हम समझेंगे अब। मेंटल हेल्थ को इस प्रकार से परिभाषित किया जा गया है कि यदि व्यक्ति उसके सराउंडिंग वर्ल्ड, आसपास के जो वातावरण के बीच बैलेंस की स्थिति हो, यानी जो अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसमें बैलेंस बना के रखे, या ऑन सेल्फ अदर के बीच में हार्मनी सामंजस्य को दर्शाता है, यानी जो दूसरे के बीच में अच्छा क्या तालमेल बना सकें। ठीक, यानी मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ हो, मानसिक रूप से व्यक्ति क्या हो, स्वस्थ हो, तनाव को संभाल सके, सही निर्णय ले सके, समाज के साथ एडजस्ट कर सके। एग्जाम पॉइंट से मेंटल हेल्थ मतलब क्या है, बैलेंस प्लस हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, ठीक, और बैलेंस का मतलब क्या होगा, यानी वो जो भी संतुलन हो उसको बना के रखे। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगला है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ समझिए, सोशल हेल्थ क्या होता है। सोशल हेल्थ केवल मेडिकल केयर, चिकित्सक उपचार लेने से नहीं बनता है, यह समाज के टोटल इंटीग्रेट ग्रोथ का परिणाम है, जिसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं, जिसमें शामिल हो सकते हैं कल्चरल एक्सपेक्ट यानी सांस्कृतिक पहलू, इकोनॉमिक एस्पेक्ट आर्थिक पहलू, एजुकेशनल एस्पेक्ट यानी शैक्षणिक पहलू, और सोशल एस्पेक्ट सामाजिक पहलू, पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी राजनीतिक पहलू। यानी कह रहे हैं कि सोशल हेल्थ वह हेल्थ होता है जिसमें जनसंख्या, उनका रहने का क्षेत्र, उनके प्रोफेशनल स्किल के बीच में डायनामिक लिंक होता है, उस समूह को स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। सिंपल मीनिंग यह कह सकते हैं, एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ व्यक्ति बनाता है। यानी आप ऐसे अगर समाज में रहते हैं जहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे हैं, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ों से वो लोग क्या है, ये सब चीज़ों में उनकी तालमेल अच्छी है, ये सब चीज़ों के बारे में उनको अच्छा पता है, अच्छी जानकारी है। तो अगर आप ऐसे समाज में रह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, एक सोशल हेल्थी पर्सन माने जाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगला है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होगा, देखिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य। स्पिरिचुअल हेल्थ आधुनिक चिकित्सा में अक्सर इग्नोर किया जाता है क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन मानव उपचार में क्या है, मैकेनिस्टिक अप्रोच से देखती है, यानी जो भी चीज़ें मतलब क्या काम कर रहे हैं और उसी चीज़ को मॉडर्न मेडिसिन में माना जाता है। जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देता है उसको हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या दिखाई तो नहीं देता, जैसे डिजायर्स, इच्छा आपको दिखती है, नहीं दिखती है। एस्पायरेशन आकांक्षाएं, यानी रोगी की स्पिरिचुअल हेल्थ से जुड़ी हुई है। रिसर्च से पता चला है कि स्पिरिट जो होता है, आत्मा, माइंड, दिमाग, बॉडी के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। स्टडी के अनुसार व्यक्ति की वे ऑफ लाइफ यानी जीवन शैली में बदलाव करने से कुछ डिजीज बीमारी में प्रिवेलेंस को कम किया जा सकता है, यानी कुछ बीमारी को क्या किया जा सकता है, कम, यानी उसकी अगर लाइफ शैली, जीवन जीने के तरीके को अगर उसको हम बदल दें तो कुछ बीमारी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के क्या क्या डिटर्मिनेंट हो सकते हैं, निर्धारक क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि हेल्थ को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, यानी उसको निर्धारक करते हैं। ठीक, देखेंगे हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ फैक्टर्स, यानी वे कारक होते हैं जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस को प्रभावित करते हैं, यानी किसी व्यक्ति के या किसी जनसंख्या के जो भी स्वास्थ्य है उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ये डिटर्मिनेंट्स अलग अलग ग्रुप में बांटे जाते हैं और आपस में कॉम्प्लेक्स वे कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब ये अलग अलग ग्रुप में है लेकिन एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक, हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में पहला क्या है, जैसे इंडिविजुअल हो सकता है और इन्वायरमेंटल हो सकता है। इंडिविजुअल भी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंटल भी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। फिर हेल्थ के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल विल, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है,
देखिए पहला है इंडिविजुअल में, पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। इंडिविजुअल मतलब यानी एक सिंगल व्यक्ति की बात, हेल्थ की बात हो रही है इसमें। जेनेटिक्स, देखिए जेनेटिक्स का अर्थ है वे हेरेडिटी फैक्टर, वंशागत जो माता पिता से संतान में आते हैं। कई डिजीज यानी कई बीमारियां जो होती हैं आनुवंशिक लक्षण से होती हैं। कुछ इलनेस ऐसे ट्रेड्स के कारण होते हैं जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। इनहेरिट मतलब अपने उसके माता पिता से वो बीमारी क्या होती है उसके बेटे में आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, अगर माता पिता डायबिटिक हैं, अगर माता पिता में से अगर किसी को एक शुगर की समस्या है तो उसकी संतान में डायबिटिक होने की जो भी लाइक्लीहुड है, जो भी संभावना है वो अधिक हो जाती है। ठीक, इसलिए व्यक्ति को जेनेटिक मेकअप उसकी वर्तमान हेल्थ कंडीशन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी व्यक्ति के जेनेटिक अगर कोई दिक्कत है तो उसके मम्मी पापा में अगर कोई दिक्कत है तो उस व्यक्ति में यानी उस होने वाले लड़के में भी हो, बच्चे में भी हो दिक्कत होगा। ठीक, ये समझ में आ गया जेनेटिक्स के कारण कैसे इफेक्ट होता है हेल्थ। अगला लाइफ स्टाइल, देखिए लाइफ स्टाइल से भी हेल्थ इफेक्ट होता है। व्यक्ति की स्टाइल ऑफ लाइफ जीवन जीने का तरीका जो है उससे इफेक्ट होगी। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ यानी जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, यानी क्या सोच रखता है, कैसे लाइफ जिया जाए। नॉलेज ऑफ हेल्थी लिविंग, स्वास्थ्य जीवन की जानकारी, ये सभी हेल्थ के प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे हमको पता है एल्कोहलिन जो शराब पीते हैं, ड्रग एडिक्शन यानी जिनको ड्रग की लत लग जाती है, बिहेवियर्स हेल्थ अवेयरनेस की कमी होने पर, यानी हेल्थ उनको इसकी अवेयर नहीं है कि ये सब खाने पीने से, ये सब चीज़ें करने से हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। इसकी कमी के कारण से वो एल्कोहल लेते हैं, ड्रग लेते हैं। इससे क्या होती है, व्यक्ति में हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने में समस्या हो जाती है, यानी व्यक्ति जो अपना लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं रख पाएगा। इसलिए लाइफ स्टाइल एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक, कुछ लोग जानबूझ के भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आगे है जैसे इन्वायरमेंट क्या होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, यानी हेल्थ को क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट करते हैं। ठीक, पहला इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो समाज को इफेक्ट करता है। जैसे मनुष्य उस सोसाइटी में रहता है जहाँ रूल्स और रेगुलेशन बने होते हैं। व्यक्ति की हेल्थ पर समाज की कल्चरल प्रैक्टिस और ट्रेडिशन का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपके साइड में अगर कोई है, ठीक, और डेली पूजा पाठ करता है, तो आपके घर में ही अगर कोई डेली पूजा पाठ कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होंगे, सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे, सभी लोग क्या करेंगे, पूजा पाठ करना लगेंगे। ठीक, ऐसे होता है। यानी करें ऐसे समाज में, ऐसे किसी समाज में कोई चीज़ हो रहा है तो धीरे धीरे वो लोग वहाँ के क्या होते हैं, उसको अपनाने लगते हैं, यानी उसका एक ट्रेडिशन बन जाता है ना, तो इसे बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, देखिए अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगा। देखिए पहले लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा और सर्विस का क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक, इनकम सब्सिस्टेंस यानी आय की कमी हो जाएगी, आप कम पैसा कमाएंगे, कम पैसा रहेगा। पुअर न्यूट्रिशन, क्या जो न्यूट्रिशन होगा यानी जो आप खाना पीना खाएंगे वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, मतलब आप अच्छा डाइट नहीं ले पाएंगे। पुअर एजुकेशन, आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पुअर हाउसिंग, आप अच्छे घर में नहीं रहेंगे। जब ये सब चीज़ें होगा तो क्या आपको बीमारी नहीं होगा, बीमारी भी होगा आपको, क्योंकि आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे घर में नहीं रह पा रहे हैं, तो बीमारी भी होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, लो एफिकेसी, बीमारी से आप ठीक भी नहीं हो पाएंगे। जब बीमारी से ठीक नहीं हो पाएंगे तो क्या, मोर डिजीज, तो क्या होगी, डिजीज भी ज़्यादा होगी। जब डिजीज ज़्यादा होगी तो क्या पैसा भी ज़्यादा लगेगा इसको ट्रीट करवाने में, यानी ज़्यादा पैसा खर्चा लगेगा, दवा करवाएंगे बीमारी को, फिर भी प्रोडक्टिविटी कम रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ ये सब समस्याएं हैं, जैसे जहाँ पर रूल रेगुलेशन जो भी बने होते हैं वो बहुत ठीक नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी कम ही रहेगी, मतलब आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हेल्थी आप नहीं रह पाएंगे। आप पैसा तो ज़्यादा यूज लगाएंगे अपने मेडिकल ध्यान में, लेकिन क्या होगा, वो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें क्या सही नहीं चल रही हैं ना, तो जहाँ पे सब लोग शराब दारू या ये सब खेलते हैं, मानसिक रूप से मान लीजिए जुआ खेल रहे हैं, तो ऐसे आप अगर समाज में रह रहे हैं तो ऐसे समाज में आप रहने का मतलब अपने हेल्थ पे भी पैसा खर्चा करेंगे, फिर भी आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक, इस प्रकार डिजीज और पॉवर्टी एक दूसरे से बढ़ते हैं, इससे बीमारी भी बढ़ते हैं। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ये भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। आगे है पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति। देखिए पॉलिटिकल विल का अर्थ होता है सरकार और नीति निर्माताओं की हेल्थ की प्रतिबद्धता। जो सरकार होते हैं वो हेल्थ के लिए क्या काम करेंगे या क्या काम करना है उनको। पॉवर्टी, जो गरीब लोग हैं, पुअर हेल्थ का सबसे बड़ा कारण है। ठीक, डिजीज एजेंट, कुछ एजेंट होते हैं जो ज़्यादा प्रभाव डालते हैं बीमारी को। अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन यानी वंचित, यानी जो स्लम में है, जो कि क्या है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, अंडर प्रिविलेज होते हैं। लो हाइजीन अगर यूज करें, मतलब वो साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो इसके कारण भी क्या होगी, ये सब
बीमारियां फैलेंगी। तो राजनीतिक विल से यानी पॉलिटिकल विल से यह है कि ये सब चीज़ों को सही करें, यानी जो गरीब हैं उनको थोड़ा उनके ऊपर उपकार करें, जो भी डिजीज एजेंट हैं जो प्रभाव डालते हैं उनको ठीक किया जाए, जो स्लम में रहते हैं अंडर प्रिविलेज उनको भी ऊपर उठाया जाए, और हाइजीन यानी स्वच्छता की ध्यान रखा जाए। अगर पॉलिटिकल विल स्ट्रांग हो तो हेल्दी पॉलिसी बेहतर बनती है और पब्लिक हेल्थ भी सुधरती है। ठीक, अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। यह माना जाता है कि राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, इसलिए हर नेशन के लिए यह जरूरी है कि उसके सिटीजन अच्छे हेल्थ में रहें, अच्छे उनका जो सिटीजन है, जो भी लोग रहते हैं उनके नेशन में, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने नागरिकों को चीप यानी सस्ता और असेसेबल हेल्थ केयर सर्विस उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। यानी जो भी हेल्थ केयर सर्विस हैं, जैसे जो भी दवाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं मेडिसिन से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, ये सब चीज़ों को सस्ते में और आसानी से क्या हो वो उपलब्ध हो सके। हेल्थ सर्विस की अवेलेबिलिटी बढ़ने से डिजीज़ क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी जल्दी से बीमारी को ठीक किया जा सकेगा। ओवरऑल पॉपुलेशन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जो भी आपके पॉपुलेशन है उनकी जो भी स्वास्थ्य होगी वो ठीक हो जाएगी। ठीक, अगला पढ़ने वाले हैं हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं देखिए, हेल्थ इंडिकेटर्स वे मेजरेबल फैक्टर हैं जो मापने योग्य होते हैं। यानी हेल्थ क्या है, वो मेजरेबल फैक्टर हैं जो कि क्या कहे जाते हैं, मापने योग्य होते हैं, जिनकी मदद से किसी कम्युनिटी यानी समुदाय की हेल्थ स्टेटस को समझा और आंका जाता है। यानी किसी भी कम्युनिटी जो भी समुदाय है उसकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, इससे यह समझा जा सकता है। ठीक, हेल्थ के कई फैक्टर होते हैं, इसलिए हेल्थ इंडिकेटर्स कई प्रकार के होते हैं। जो भी एलिमेंट हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उन्हें इवैल्यूएट या मेजर करना जरूरी होता है, ताकि कम्युनिटी की हेल्थ को सही स्थिति बताई जा सके। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसे एलिमेंट है जो कि हेल्थ को क्या नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, तो उनको मेजर करना, उनको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हेल्थ को स्थिति को बताया जा सके और उसे सही किया जा सके। ठीक, सरल शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स हमें यह बताता है कि कोई समाज कितना स्वस्थ है। ठीक, कोई समाज कितना स्वस्थ है, यह कौन बताएगा, हेल्थ इंडिकेटर्स। मेनी इंडिकेटर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द हेल्थ प्रोफाइल ऑफ द कम्युनिटी की हेल्थ प्रोफाइल को बताने के लिए नीचे दिए गए इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला अपना इंडिकेटर है मोर्टलिटी रेट। मोर्टलिटी रेट, ठीक, देखिए मोर्टलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर। यह हेल्थ की इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स है, यानी माना जाता है, जो कि किसी कम्युनिटी की हेल्थ को समझने के लिए देखा जाता है। न्यू बॉर्न मोर्टलिटी रेट होता है, यानी कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाए। चाइल्ड मोर्टलिटी रेट मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी 2 साल 3 साल का, तब खत्म हो जाए। मैटरनल मोर्टलिटी यानी क्या हो सकता है, जो कोई महिला जो बच्चा जो उसको डिलीवरी के टाइम पे वो क्या उसकी मृत्यु हो जाए। तो इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिजीज होने से वाले भी मृत्यु ओवरऑल डेथ रेट में देखी जाती है, यानी कितने लोग साल भर में मर रहे हैं उनको देखा जाता है। ठीक, यह मोर्टलिटी रेट तो अधिक है तो कम्युनिटी की हेल्थ खराब मानी जाएगी। एग्जाम पॉइंट से देखिए, हाई मोर्टलिटी रेट मतलब पुअर हेल्थ स्टेटस। अगर किसी कंट्री में, किसी देश में अगर ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो मतलब उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो खराब है। ठीक, अगला है डिसेबिलिटी रेट। देखिए, डिसेबिलिटी रेट उन लोगों को दर्शाता है जो बीमारी से मरते नहीं है लेकिन पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाते, मतलब मर नहीं रहे हैं लेकिन वो लंबे समय तक उसी बीमारी को लेकर झेल रहे हैं। यह मोर्टलिटी और मॉर्बिडिटी बीमारी से पीड़ा के बीच की स्थिति है। कुछ लोग डिजीज या इलनेस बीमारी को रिकवर के बाद भी कुछ समय के लिए पूरी ज़िंदगी डिसेबल अपंग रह जाते हैं। उससे डिसेबिलिटी रेट यह बताता है बीमारी ने लोगों की वर्किंग एबिलिटी को कितना प्रभावित किया है। मान लीजिए कोई ऐसा बीमारी है जो आपके एरिया में फैल गया, जिससे लोग मरे तो नहीं है लेकिन वो जिंदा है, लेकिन क्या हो गया, अपंग हो गए हैं। अपंग होने का मतलब है अब वो किसी काम के लायक नहीं है, अब बस पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, तो किसी काम के लायक नहीं है, तो उन्हें कहते हैं डिसेबिलिटी रेट। अगर डिसेबिलिटी रेट ज़्यादा होगी मतलब क्या, तो भी क्या होगा, हमारा जो पुअर हेल्थ है वो पुअर हेल्थ स्टेटस के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक, आगे है हेल्थ केयर इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर यह बताता है कि मेडिकल सर्विस कितनी उपलब्ध है। हेल्थ केयर सर्विस को मापा जाता है जैसे डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन टू बेड रेशियो और पॉपुलेशन टू हेल्थ सेंटर रेशियो। अगर डॉक्टर बेड्स हेल्थ सेंटर पर्याप्त संख्या में है तो कम्युनिटी की हेल्थ बेहतर मानी जाती है। जैसे डिसाइड किया गया इतने पेशेंट पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, इतने नर्स होने चाहिए, इतने बेड होने चाहिए, इतने एरिया में अगर इतने लोग रहें तो वहाँ पे इतनी हॉस्पिटल होनी चाहिए। सब अगर
जो भी पर्याप्त संख्या है, जो भी मानक दिया गया है, अगर उसके अकॉर्डिंग है तो हमारी हेल्थ की जो भी स्टेटस है वो बेहतर मानी जाएगी। ठीक, आगे है सैनिटेशन इंडिकेटर। सैनिटेशन क्या होता है देख लीजिए। सैनिटेशन इंडिकेटर में शामिल होते हैं फूड एंड वाटर की सेफ्टी, यानी जो भोजन और पानी की जो सेफ्टी है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम देखते हैं कि सैनिटेशन इंडिकेटर अगर ये सब आपका ठीक है, खाना ठीक है, पानी ठीक है, तो आपका जो हेल्थ स्टेटस होगा वो अच्छा होगा। डिस्पोजल ऑफ स्ट्रेक्टा, यानी जो भी मल मूत्र होते हैं उनको अच्छे से उनको डिस्पोज, यानी आपके पास बाथरूम की समस्या ऐसा ना हो कि आप कहीं बाहर जा रहे हो। उसके बाद क्या, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन हो, पर्यावरण आपका नियंत्रण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल्ली की तरह, जैसे कि इसमें वहाँ पे देखिए कितना कोहरा हो गया है, फिर भी वहाँ पे अरावली हिल्स को देखिए वहाँ पे काटा जा रहा है राजस्थान में, जिसे लंग्स ऑफ दिल्ली कहा जाता था। ठीक, सरकार द्वारा काटा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, पर्यावरण आपके कंट्रोल में हो, पर्यावरण भी कंट्रोल में होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो, अगर मान लीजिए किसी को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही है, तो उससे क्या रिकेट्स, मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब बीमारी हो जाएंगी। ठीक, इल हेल्थ पैदा होते हैं, जो बच्चे जो पैदा होंगे वो क्या बीमार पैदा होंगे। स्कूल चिल्ड्रन के हाइट और वेट मेजरमेंट से पुअर सैनिटेशन, पुअर न्यूट्रिशन अगर है, उसका पुअर सैनिटेशन है, पुअर न्यूट्रिशन है, तो उसे क्या कहेंगे, पुअर हेल्थ माना जाएगा। ठीक, आगे है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ को मापा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, पर कैपिटा इनकम कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी की दर है वो क्या, लिटरेसी रेट कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ये सब चीज़ों से मापा जाता है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जितनी बेहतर होगी, कम्युनिटी की हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। ठीक, आगे है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर। क्वालिटी ऑफ लाइफ का अर्थ है व्यक्ति और कम्युनिटी का ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें देखा जाता है कि लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या देखा जाता है कि लोग जो भी हैं वो कैसा जीवन जी रहे हैं। ठीक, बेसिक नीड पूरी हो रही है या नहीं, इससे ओवरऑल हेल्थ स्टेटस का मूल्यांकन किया जाता है। ओवरऑल अगर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो मतलब उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, वो भी बेटर है। ठीक, आगे हम देखने वाले हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव से। इसको हम देखेंगे अगले किसी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसको हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। पार्ट 1 में हम इतना देख लेते हैं, पार्ट 2 में इसके आगे से हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखेंगे। ठीक, तो जैसे आप लोग को पता है कि जो डी फार्मा है बाइलिंगुअल है, तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर के लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। जैसा है ऐसे ही आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, मेन चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर क्या आपको बुक तो मिलेगा नहीं, देख के लिखने के लिए मिलेगा नहीं, तो आपको जो याद रहेगा वही लिख पाएंगे। और बहुत से लोग होते हैं जो यूपी बोर्ड से होते हैं और वो क्या होते हैं, हिंदी में उनको पता होता है बट वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक, या इंग्लिश में वो जो भी पढ़ जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो तब भी नहीं लिख पाते हैं। तो इसी पहली बार हम दे रहे हैं कि यूट्यूब पे आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके नोट्स मिलेगा, तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो भी नोट्स देंगे आपको, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, अपने एग्जाम में लिखिएगा। अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे 6वें पॉइंट से नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है। ठीक, अगले लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।